सरकारी तंत्र और वह प्रचार कितना असर नहीं कर रहा है या कितना असर देखा, जो कि तमाम जिलों से, हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों से ऐसे अपने घरों की ओर लौटे, जो माइग्रेटेड लेबर है वो लौट रही है। वो सिलसिला अभी थमा नहीं, उसकी चाहिए वो उतनी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता की चीज दूसरी है। चिंता की चीज यह है, मसलन जब अपने इलाके में जरा झांकी तो आपको पता चले कोरोना वायरस के बारे में प्रचार सरकार ने किया। थ्योरियां सामने आ रही हैं। मसलन आज अभी आप मथुरा में यमुना किनारे आइए अभी सुबह से, और चाहता हूं कि आज इस समय यमुना किनारे बड़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? नवदुर्गा में लोग मंदिर पर दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं, यमुना छठ पर यमुना के किनारे दौड़ रहे हैं, और लॉकडाउन है पूरे देश में। ये वे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, लोग नहीं है ये गंवार, के पास डिग्रियां हैं, घर हैं, तमाम किस्म की सुविधाएं हैं। सवाल यह है कि इनके प्रचार कोरोना वायरस के प्रभाव और उससे के प्रति इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? मेरे दिमाग में एक कारण है। कारण यह है कि अगर आप केंद्र और राज्य सरकारों का बजट उठाइए, कह रहा हूं कोरोना वायरस सिर्फ वायरस नहीं है, इस वायरस के पीछे एक पॉलिटिक्स भी है। आम लोग जो इतने अंधविश्वासी हैं, गैर वैज्ञानिक विचारधाराओं में और गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास का एक बड़ा कारण है कि हमारी जो शिक्षा है वह हमें वैज्ञानिक चेतना संपन्न बनाती ही नहीं है, वह डिग्री होल्डर बनाती है। हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभा है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, संसद में वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए मसलों पर कोई प्रस्ताव 10 घंटे, 20 घंटे, 48 प्रचार प्रसार के काम को तो हमने एक सिरे से बट्टे खाते डाल। हमें विज्ञान तो चाहिए, बड़े उपकरण भी चाहिए, पास्त्र, अंतरिक्ष यान सब चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के बजट उठाइए और देखिए कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार पर कितना विज्ञापन खर्च करती हैं, कितने विज्ञापन जारी करती हैं। वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए आप कभी कुछ करेंगे नहीं, एक पैसे का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। हां, अगर कोई अंतरिक्ष यान छोड़ा जाएगा तो उस अंतरिक्ष यान को छोड़े जाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम मंत्रियों के विज्ञापन आपको अखबारों में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि उपलब्धि है। प्रयोगशालाएं खोलना, विज्ञान के उपकरणों को घर में लाना,
होना नहीं है। वैज्ञानिक चेतना संपन्नता के काम को आपने प्रमुखता दी ही नहीं। हिंदुस्तान के आपने प्रमुखता दी, विज्ञान के एस्टेब्लिशमेंट को विकसित करने में प्रमुख, लेकिन वैज्ञानिक चेतना के सरकारों ने पर नहीं रखा। तो वैसी स्थिति में जब अचानक ऐसी महामारी आएगी, कोरोना जैसी विपदा आएगी, और आप लोगों से कहेंगे कि आपको ये डॉक्टर कह रहे हैं, आपको ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप लोगों से मत मिलिए, तो कैसे मानेंगे? आप लोगों को तो ये समझाते रहे हैं कि कृपा से घट रहा है और भगवान सब देख रहा है और जो करेगा सब अच्छा करेगा। ज्ञान और विज्ञान संबंधी धारणाओं, चेतना के रूपों, उनके संस्कारों के जब केंद्र और राज्य सरकार कदम ही ना उठाएं, हमारे देश का विज्ञान तो नहीं है। अगर वैज्ञानिक चेतना का होता और लोगों को वैज्ञानिक चेतना से लैस बनाया गया होता, होते चाहे उनके पास टेलीविजन, चाहे उनके पास रेफरेंस, चाहे उनके पास कारें कम होती, लेकिन वैज्ञानिक चेतना से अगर वो लैस होते तो यह स्थिति नहीं होती जो आज है। मैं बार बार अपने आस पड़ोस के लोगों से बार बार कहता हूं कि दूर रहो, घर से मत निकलो, कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। मेरे दोस्त फोन करके बताते हैं कि सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक जब बाजार खुला रहता है, कमाल की भीड़, हर जगह भीड़ हो रही है। तो लॉकडाउन किस बात का है? लॉकडाउन का मतलब है लॉकडाउन, लोग घर से न निकले और सरकार जरूरी चीजों के वितरण के चैनल विकसित करे जो घर घर जाके लोगों को है सामग्री। साल भगवान की चेतना का, कथाओं का आप प्रचार प्रसार कीजिए, उठाइए। चार 400 से अधिक चैनल हिंदुस्तान में, 130 से ज्यादा न्यूज चैनल, संपन्न प्रोग्राम मिलेंगे। साइंस और साइंस की अवेयरनेस, साइंस की कॉन्शियसनेस, इसके प्रचार और निर्माण से रिलेटेड प्रोग्राम मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वह विज्ञान हमारे जनरल कम्युनिकेशन का हिस्सा ही नहीं है। ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये कैसा मीडिया तंत्र है? आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि मोदी सरकार में है। सरकार वही कर रही है जो पहले की सरकारें करती रही हैं। ये समझाने की पहले की सरकारें वैज्ञानिक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा काम करती रही हैं, नहीं। विज्ञान सम्मत चेतना के प्रसार को हाशिए पर रखा, और यह सरकार तो हाशिए पर भी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो 2 कदम आगे जाने को तैयार है। तो जब आपके देश में सबसे ज्यादा पैसा किस बात पर खर्च हो रहा है? वो चाहे पटेल की मूर्ति हो, चाहे वो गांधी की मूर्ति हो, चाहे वो नेहरू की मूर्ति हो, चाहे वो अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे वो राम जी की मूर्ति हो, चाहे वो बलराम जी की मूर्ति हो, मूर्तियां महत्वपूर्ण है, विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है इस देश में। और जिस देश में मूर्ति पूजा, चाहे भगवान की मूर्ति पूजा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की मूर्ति पूजा हो, या वो गोलवलकर की मूर्ति पूजा हो, जिस देश में मूर्ति पूजा महत्वपूर्ण होगी, उस देश का दुर्भाग्य है कि वहां वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना संभव नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर ही ज्यादा बनाए। कल्पना कीजिए, आप सोचिए, इस बीच में, हमारे बीच में जो लोग हर गली, हर चौराहे पर स्थापित की गई हैं। एक बार दौर आया संतोषी माता की जगह जगह मूर्तियां, एक बार दौर आया शनि की जगह जगह मूर्तियां, एक बार दौर आया कि राम जी की जगह जगह मूर्तियां, एक बार दौर आया कि हनुमान जी की जगह जगह मूर्तियां। ये मूर्तियों को स्थापित करने का जो एक कल्ट परंपरा जो विकसित हुई है, उसने समाज को पीछे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और हम इस सवाल को आंख खोलकर देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोगों से मूर्तियों के सामने सर झुकाएं। मैं समझ सकता हूं कि पुराने जमाने में लोग, जब विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था, तो मूर्ति पूजा करते थे, समझ में आती है बात। लेकिन आधुनिक युग में तो विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। सामान्य तौर पर हम लोगों ने यह बात नोटिस ही नहीं की। हम यह सोचने के लिए तैयार नहीं हैं कि वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए हमें जो एनर्जी, जो रिसोर्स, जो खर्च करने चाहिए थे, वो हमने खर्च ही नहीं किए। और ऐसी स्थिति में जब आपने एक बार खर्च ही नहीं किया, तो अचानक आप लोगों को यह समझाएंगे कैसे कि कोरोना वायरस का मतलब क्या है। कोरोना वायरस मतलब वही नहीं है आम लोगों के लिए जो सरकार बता रही है। यह वह देश है जहां के चेचक के लिए शीतला माता की पूजा होती है। और शीतला माता की पूजा तो अभी शुरू नहीं हुई, बहुत लंबे समय से चल रही है। नेहरू जी गुजर गए, इंदिरा जी गुजर गईं, मुरारजी देसाई गुजर गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह गुजर गए, देवगौड़ा गुजर गए, इंद्र कुमार गुजर गए, अटल बिहारी वाजपेयी गुजर गए, मोदी भी गुजर जाएंगे, लेकिन शीतला माता की पूजा नहीं रोक पाए अभी तक आप। कोरोना वायरस से भी रिलेटेड कोई ना कोई देवी हमारे ये लोग कोई ना कोई वायरस पूजा करेंगे। अंधविश्वासों से भरे हुए समाज में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उन क्षेत्रों को लोकेट ही नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, जिन क्षेत्रों में अंधविश्वास और रूढ़िवादी मान्यताएं जड़ें जमाए हुए हैं, जिनसे सामान्य जीवन प्रभावित होता है। अब अचानक जब कोरोना वायरस की लहर चली, तब आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग एकदम साइंटिफिक अप्रोच से काम लें। ये हथेली पे सरसों जम नहीं सकती। ये संभव नहीं है कि हथेली पे सरसों जमाई जाए। कहने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस के आने के बाद कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यह निर्णय लें कि अपने विज्ञापन के बजट का कम से कम 50% हिस्सा वो विज्ञान सम्मत चेतना के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करेंगे। मोदी सरकार तो और भी महान है। तमाम किस्म के वैज्ञानिक अनुसंधान से लेके नीचे जो बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए जो काम कर रहे थे, उनके बजट में हठात बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई। पहले की सरकारें कम से कम ढोंग ही सही, लेकिन कुछ खर्च तो कर रही थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर केंद्र सरकार खर्च नहीं कर रही है, तो राज्य सरकारें तो खर्च कर सकती हैं।
भाजपा की सरकार अगर खर्च नहीं कर रही है वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए, तो कांग्रेस और वामपंथियों की सरकारें तो कर सकती हैं। वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के बिना आप किसी भी महामारी से आम जनता को नहीं बचा सकते। कम से कम साल में ऐसे 2 अवसर जरूर आने चाहिए कि हमारी विधानसभाएं और हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा सिर्फ विज्ञान संबंधी चिंताओं पर बहस करे। हमें पता तो चले कि हमारे सांसद और हमारे विधायक कितने अक्लमंद हैं और कितने विज्ञान पसंद हैं। अंतरिक्ष यान छोड़े जाने पर तालियां बजाना, प्रक्षेपास्त्र बनने पर तालियां बजाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर तालियां बजाना और विज्ञान चेतना के अभाव पर भी तालियां बजाना, ये जो ताली बजाने की जो अंध परंपरा है, इस अंध परंपरा से निकलने की जरूरत है। ये वायरस तो आ गया है ना, जाएगा थोड़ा ही है। आप सोच रहे हैं चला जाएगा? फ्लू चला गया? नहीं। मलेरिया चला गया? नहीं। एड्स चली गई? नहीं। अब ये रहेगा, तरह तरह के रूपों में रहेगा। और नई चीज जो आ रही है जिसको कि लोग लाना चाहते हैं, आखिर खेल क्या है? इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। और बड़ा खेल क्या है? अभी कुछ महीना पहले डावोस में जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का जो कॉन्क्लेव हुआ, उस कॉन्क्लेव में जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, उस डोर मीटिंग में एक चीज वर्कआउट हुई है। तकरीबन सभी राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर एक मत हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारी दुनिया का वैक्सीनाइजेशन किया जाए। आप कल्पना कीजिए कि बहुराष्ट्रीय जो दवा कंपनियां हैं उनको कितना लाभ होगा अचानक। मैं कल पढ़ रहा था कि फेसबुक के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, वो भी अब कोरोना वायरस के लिए, उसकी वैक्सीन के निर्माण के लिए पैसा देंगे। वो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उस फंड में वो अपना फंड जमा करेंगे। अरे भाई, ये उल्टी पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है अचानक? अभी तक हमारे यहां बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनकी के सस्ती दवाएं या फ्री में दवाएं बहुत सारी बीमारियों की अभी भी उपलब्ध नहीं है। भारत की दशा ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों की यह दशा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में फ्री में दवाएं मिलती हों, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि तमाम किस्म की न्यूनतम मेडिकल सुरक्षा से वंचित है। ब्रिटेन में भी एक बड़ा हिस्सा है जो कि मेडिकल सुरक्षाओं से वंचित है। भारत तो खैर भगवान की कृपा से बीमार देश है। हर बीमारी यहां एकदम पैर पसार चुकी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आप कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं तो कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे सटीक उपाय यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार के रूप में शिक्षा के और ज्यादा वैज्ञानिकीकरण की जो जरूरतें हैं कि हमारी जो शिक्षा हो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैज्ञानिक चेतना संपन्न बनाए, हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। हमारे यहां की जो शिक्षा है, जो एमए, एमएससी, बीएससी, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें तो सबसे ज्यादा पुराणपंथी और भगवानपंथी विचारधाराएं भरी हुई हैं। वो विज्ञान को तो मानते ही नहीं है।
अरे जिसे भगवान को मानना हो वो अपनी पूजा घर में करे, वो मंदिर में जाके करे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन विज्ञान का तो काम करो, विज्ञान की चेतना का तो प्रचार प्रसार करो। यह कैसे संभव है कि विज्ञान की चेतना का प्रचार प्रसार न किया जाए और सिर्फ भगवान की चेतना का प्रचार प्रसार किया जाए और हम कहें कि हम आधुनिक हो गए और हम विश्व गुरु हो गए। विज्ञान के इस्टेब्लिशमेंट, विज्ञान के आविष्कार समाज में वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार की गारंटी नहीं देते। समाज में वैज्ञानिक चेतना के प्रचार का काम एक अलग किस्म का काम है। इसका शिक्षा, इसका संस्कार, इसका हमारी आदतों, हमारी दैनंदिन संस्कृति, इनसे गहरा संबंध है। दैनंदिन संस्कृति में, दैनंदिन आदतों में, दैनंदिन जो हमारी अभिरुचियां हैं उनमें तो हम विज्ञान सम्मत जो दृष्टिकोण है, विज्ञान सम्मत जो बातें हैं, उनको हम आए दिन ठुकराते रहते हैं, अस्वीकार करते रहते हैं। और अब चाहते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ में देश एकजुट होकर लड़ ले। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं, जो अभी मैं कोरोना वायरस के संदर्भ में जो तमाम नेट पर जो चीज चल रही है उन्हें पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा। एक कोई वैज्ञानिक है, कोई गुप्ता जी हैं वैज्ञानिक, जिन्होंने 4-5 लोगों की टीम को लगा के एक महान आविष्कार किया है। और इसका खूब आरएसएस के लोग और उससे जुड़ी हुई विचारधारा के लोग जो इंटरनेट पर प्रचंड तरीके से काम करते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कि भारत के लोगों में एक खास तरह का एक पाया जाता है जो सिर्फ भारत के लोगों में है और कहीं नहीं है। और यह ऐसा जीवाणु है जिस पर किसी वायरस का असर नहीं होता। और इस क्राइसिस के समय में इसका प्रचार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। सख्ती के साथ में विज्ञान सम्मत जो हिदायतें हैं, वैज्ञानिकों की जो हिदायतें हैं, डॉक्टरों की जो हिदायतें हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको परसुएट किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, दबाव डाला जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। हमारे यहां स्थितियां इतनी बदतर हैं कि आपने लॉकडाउन डिक्लेयर किया और वहां यूपी में बाकायदा मुख्यमंत्री ने जाके राम मंदिर की मूर्ति इधर से उधर पधराई। अरे 2 महीने बाद अगर वो मूर्ति पधरा दी जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? किसने कहा है कि नवदुर्गांव में ही राम जी की मूर्ति पधराई जाएगी और बाद में मुहूर्त नहीं निकलेगा? किसने कहा ये? जिस समय प्रधानमंत्री सबसे चीख चीख के कह रहे हैं कि लोग दूर रहें, लोग घर में रहें, उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बाकायदा अपने शपथ ग्रहण समारोह में एकदम लोगों से गले मिल रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर विज्ञान सम्मत हिदायतों को और विज्ञान सम्मत निर्देशों को नहीं मानेंगे, डॉक्टरों की बात को नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानेंगे, तो आम जनता क्यों मानेगी उसके ठेंगे पे? ये जो आम जनता मान ले लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, आम जनता मान ले लेकिन विधायक और सांसद नहीं मानेंगे, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच खत्म होनी चाहिए। जिन जिलों में आज भी बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकल रहे हैं बार बार, वहां केंद्र और राज्य सरकारें सीधे जिलाधीश के खिलाफ एक्शन लें। दिल्ली में बहुत आसान है कि आपने 4 ऑफिसरों में से 2 को सस्पेंड कर दिया और 2 को शोकॉज नोटिस दे दिया। लेकिन यूपी में गाजियाबाद और नोएडा किस राज्य में आते हैं?
क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने वहां के जिलाधीश को सस्पेंड किया? मथुरा में जो लगातार लोग मंदिरों में दर्शन करते हुए घूम रहे हैं, क्या इसके लिए जिलाधीश के खिलाफ एक्शन लिया? मैं पिछले 5 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं। मैं पीएम मोदी की यह जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा था कि पीएम मोदी अगर डायरेक्ट मॉनिटर करेंगे पूरे देश को और राज्य सरकारों को निर्देश देंगे और राज्य सरकारों पर कड़ी नकेल रखेंगे, तो हो सकता है कि चीजें नीचे थोड़ी सी सख्ती से लागू हों। लेकिन दिल्ली के लिए एक अलग नियम और यूपी के अलग नियम और कर्नाटक के लिए एकदम अलग नियम, यह कैसे संभव है? जो आईएएस ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारियों को नीचे सही ढंग से निभा नहीं पाता, जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट निभा नहीं पाता, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने शहर मथुरा की बता सकता हूं कि कुछ देर तक तो पुलिस वाले रोड पर दिखाई देते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। कहीं कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा, कहीं कोई थानेदार, एसपी, दरोगा, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। लगेगा कोरोना वायरस इन्हीं को लग गया है। आप देश चला रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको कुंभ की व्यवस्था करनी है। ये कोरोना वायरस आपके लिए कुंभ का मेला है और हर व्यक्ति को, जो पुलिस का है, अर्धसैनिक बल का है, उसको जहां जिस खंबे के नीचे खड़ा कर दिया जाए वो वहीं खड़ा रहे। नमूने के लिए आप 11 बजे के बाद में एक बार लाउड स्पीकर घुमाते हैं और वो लाउड स्पीकर अनाउंस करके चला जाता है और फिर 11 बजे के बाद में पुलिस वाले अपने घर जाके बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर पुलिस की नाकेबंदी बढ़ाई जानी चाहिए और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। यह पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर लॉकडाउन फेल हो रहा है तो इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार है राज्य प्रशासन कि वह सख्ती से पेश नहीं आ रहा। कौन लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं? माइग्रेटेड मजदूर नहीं तोड़ रहे, ये घरों में रहने वाले जो लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग, ये रोज तोड़ रहे हैं उसे। तो दो चीजें जरूरी हैं। सरकार इस बीच में ये सोचे, अरे पीएम केयर फंड बनाना बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे इसका उपयोग दुरुपयोग जो करना है करिए। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास प्रिविलेज है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, किया है, प्रधानमंत्री के 3 भाषण आ चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर विज्ञापनों की और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न विज्ञापनों की कोई सीरीज जारी की? क्या परेशानी है इसमें? टेलीविजन पर लगातार विज्ञापन दिखाने में क्या परेशानी है? कितना पैसा खर्च होगा इसमें? यहां तक कि डीडी चैनल पर भी विज्ञापन नहीं है विज्ञान संबंधी चेतना के। आप हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम धराशायी करके। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र महान राष्ट्र नहीं बना जब तक कि उसने विज्ञान और विज्ञान संबंधी चेतना का जनता में प्रचार प्रसार न किया हो। मंदिर, भगवान, मूर्तियां, ये हमारी पुरानी विरासत का हिस्सा हैं, इनकी देखभाल होनी चाहिए, इनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने के लिए विज्ञान और विज्ञान संबंधी चेतना का प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है। आप
सोचिए, कल्पना से लगाइए आप अपनी, कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री ने तकरीबन 7,000 करोड़ रुपया अपने ऊपर विज्ञापनों पर खर्च किया है। इसका 1% हिस्सा विज्ञान संबंधी विज्ञापनों पर खर्च नहीं हुआ है। देश कैसे खड़ा होगा? देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर होने का मतलब है दिमाग से आत्मनिर्भर होना, चेतना से आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब गाड़ी बाड़ी खेत खलिहान खरीदना नहीं है, संपत्ति का जुगाड़ करना आत्मनिर्भरता का मतलब नहीं है। हमारे पास में देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है लेकिन एकदम दिमाग खाली है, उनके दिमाग में कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं है। हम उन लोगों का सम्मान करना सीखें, उनसे प्यार करना सीखें जो विज्ञान सम्मत चेतना को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। हमने कैसा समाज बनाया? हमने ऐसा समाज बनाया जो विज्ञान सम्मत चेतना के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमने उनकी हत्याएं की हैं। और आज तक उनके हत्यारों को हम सजा नहीं दिला पाए हैं। और गजब की सरकारें हैं के खिलाफ में उनके अंदर कोई गुस्सा पैदा नहीं होता, रोष पैदा नहीं होता, घृणा पैदा नहीं होती। संसद कभी इस पर चिंता नहीं करती कि हमारे देश में वैज्ञानिकों की हत्या क्यों हो रही है। यह वही देश है जिसमें कि सामान्य सी एक मूर्ति टूट जाती है, चाहे लेनिन की टूटे, चाहे राम जी की टूटे, क्या तूफान खड़ा होगा। वैज्ञानिक की हत्या हो जाएगी तो कोई तूफान नहीं खड़ा होगा, कोई रैलियां नहीं होंगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा देश नहीं चाहिए जिस देश में वैज्ञानिकों से लोग नफरत करें, विज्ञान से लोग नफरत करें, विज्ञान चेतना के प्रचार प्रसार करने वालों से नफरत करें और उनको लगातार लगातार सोशल मीडिया में पीछा किया जाए, ट्रोल किया जाए, उनके पीछे लग के जाए, अपमानित। कोरोना वायरस से लड़ेंगे आप जान लीजिए। इस समाज में बहुसंख्यक समाज है, हिंदुओं का समाज है। ये कल्चर सरकार नहीं तय करती, ये बहुसंख्यक लोग तय करते हैं, ये सच है। सरकार तय करती तो बात दूसरी थी। एक और पहलू है इसका जो बहुत जरूरी पहलू है। हमारा जो मीडिया है, खास विशेषता है ये, क्योंकि सिनेमा से बहुत कुछ सीखा है समाज ने। हमारे सिनेमा की विशेषता क्या है? कूट कूट के ये अंधविश्वास और पुराणपंथी आस्थाएं पैदा करता है। हमारे यहां वैज्ञानिक चेतना संपन्न लोगों की इमेज एक्सेप्टेबल इमेज नहीं है। तो हमारे पास, आपके पास में ट्रेडिशनल जो मीडिया है, जिसे हम लोग सिनेमा उद्योग कहते हैं, उस सिनेमा उद्योग या टेलीविजन इंडस्ट्री, इसमें अंधविश्वास की एकदम आंधी चली। अब इस आंधी के अंदर पैदा हो रहे, निर्मित हो रहे, वैध बनाए जा रहे अंधविश्वासों को देखिए और पुराणपंथी दृष्टिकोण को देखिए। वहां विवेकवाद की, रैशनल तर्क की, वैज्ञानिक समझ के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लाख कहिए। एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। तो सिलीगुड़ी जाने के पहले मैं स्टेशन एयरपोर्ट पर बैठा हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पर। मैसेज को ठीक कर रहा था, पोस्ट कर रहा था अपनी पुरानी। मेरे पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो मेरे मोबाइल को पढ़ रहा था जो मैं ठीक कर रहा था। अब बैठे बैठे ही वो अचानक बोला कि आप जेएनयू से हैं? मैंने कहा कि हाँ बताइए।
तो बोले वो तो देशद्रोही हैं। अरे मैंने कहा कि ये देशद्रोही कहां से आ गया अभी बीच में? फिर मैंने देखा ध्यान से, तो देखा कि वो आर्मी का आदमी है। फिर मैंने ध्यान से देखा मेरे चारों तरफ सिर्फ सेना के लोग बैठे हैं, वो श्रीनगर जाने वाले थे। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जेएनयू बहुत अच्छी जगह है, बहुत पॉलिसी के निर्माण में, देश के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और ऐसी यूनिवर्सिटी और ज्यादा हो तो अच्छा है। बोला नहीं जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसने बहुत, जितने भी हो सकते हैं जो आप लोग मीडिया में देखते हैं, सारे वे कुतर्क दिए मुझे जो कि उसे नहीं देने चाहिए थे। मैं उसे समझाने में असमर्थ रहा कि जेएनयू बहुत। मैंने अंत में उससे पूछा कि ये बताओ तुम कभी जेएनयू गए हो? बोले कभी नहीं गया और मैं कभी जाऊंगा भी नहीं। तो मैंने कहा तुम बड़े अच्छे आदमी हो और बहुत समझदार आदमी हो, तुम जहां गए नहीं कभी, किस विश्वविद्यालय को देखा नहीं, जिसके बारे में तुम ठीक से जानते नहीं हो, तुमने कोई अच्छी चीज पढ़ी नहीं जेएनयू के लोगों की लिखी, और तुम उसके बारे में राय बना रहे हो कि जेएनयू एंटी। आप सोचिए कि पिछले 6 साल में जो विश्वविद्यालय सोना जैसा विश्वविद्यालय है, जिसमें है आज में यह चीज उतार दी गई है कि जेएनयू सबसे खराब विश्वविद्यालय है और वो एंटी नेशनल विश्वविद्यालय। पूर्ण चीज है जो साइंटिफिक संस्थान है उनके प्रति हेट कैंपेन धुआंधार तरीके से चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप विज्ञान सम्मत संस्थानों को, विवेकपूर्ण संस्थानों को सम्मान देना सीखें। ये जो शिक्षित लोग हैं और खासतौर पर फेसबुक में हैं, मीडिया में हैं, घरों में बैठे हैं, ये नफरत करना बंद कर दें। तय मान लीजिए, आप जेएनयू से नफरत नहीं करते, आप विज्ञान से नफरत करते हैं, वैज्ञानिक चेतना से नफरत करते हैं। जेएनयू में एक बड़ा हिस्सा है जो वैज्ञानिक चेतना संपन्न है, विद्यार्थी शिक्षकों का। मैंने लोग वैज्ञानिक चेतना संपन्न है, पहले भी नहीं थे, हो भी नहीं सकते वो सारे लोग एक साथ, लेकिन बड़ा हिस्सा है। आपने कैसा समाज बनाया है, आपने कैसा माहौल बनाया, चेतना व्यक्तियों, लोगों, संस्थानों से लोग नफरत कर रहे हैं, के लिए दौड़ रहे हैं, उन पर प्राण घातक हमले हो रहे हैं। उसमें 3 वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, जान लीजिए आप। इसलिए मैं हैं और कोरोना वायरस जैसी घटनाएं बार बार न घटें, आपको बार बार अनाउंसमेंट और बल प्रयोग करने पड़े, तो डॉक्टर जो कह रहे हैं उसे मानिए और आसपास की चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए। संबंधी सवालों पर बातें कीजिए, अपने विज्ञान संबंधी प्रश्नों पर ज्यादा। आप कभी अपने अंदर झांक कर देखिए कि पूरे 24 घंटे में विषयों पर बातचीत करते हैं। विज्ञान दाखिल ही नहीं होता हमारे जीवन में। मोबाइल किंतु 24 घंटे है हमारे पास, यानी विज्ञान के उपकरण तो है, लेकिन विज्ञान सम्मत चेतना नहीं चाहिए। ये जो मध्य वर्ग तैयार हुआ है, ये ऐसा मध्य वर्ग है, ये ऐसा सामाजिक नागरिक है जो कि कुल मिला के अपाहिज है, दिमागी तौर पर अपाहिज है। अगर आपके अंदर वैज्ञानिक चेतना है तो आप सांस्कृतिक तौर पर अपाहिज नहीं होंगे। सांस्कृतिक तौर पर अपाहिज का एक और रूप है जो मैं बताना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं आपसे। जब सोशल मीडिया आया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे जैसे लोग जिनको कि कोई कहीं कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, मैं खाली एक बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लेकिन उसका एक सीमित दायरा होता है जैसे ही होता है, तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया के आने से बहुत लाभ हुआ, मेरे जैसे लोगों को बहुत लाभ हुआ कि मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं असंख्य उन लोगों के साथ में जो जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है।
सोशल मीडिया आने के बाद में होना यह चाहिए था कि हमारे अंदर इंटरनेट और साइबर से संबंधित साक्षरता का विकास होता। हमारे अभी भी इंटरनेट और साइबर से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित साक्षरता का विकास नहीं हुआ है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक मोबाइल खरीद लिया है, एक कंप्यूटर खरीद लिया है। हम लोग इंटरनेट खोलते हैं, इंटरनेट खोल के अखबार पढ़ते हैं, और या कहीं से अपने व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, उनको हम शेयर करते रहते हैं। हम में से अधिकतर लोगों की आदत है अधिक से अधिक शेयर करने की, यानी काम कोई कर रहा है, कट पेस्ट हम कर रहे हैं। इससे आत्मनिर्भरता नहीं आती है। जब आप फेसबुक पर लिखेंगे, आप चाहे 4 लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए। हम में से ज्यादातर लोगों ने कट पेस्ट की कल्चर पैदा किया, और ऐसी कल्चर पैदा की कहीं से कोई फीड कर दे और ये उसे खा लेंगे बस। इसने एक सांस्कृतिक अपाहिज पैदा किया है, और इस सांस्कृतिक अपाहिज को सबसे ज्यादा इसका उपयोग और दुरुपयोग निहित स्वार्थी राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो सांस्कृतिक अपाहिज होता है वो अपने दिमाग से सोच नहीं पाता, वो लिख नहीं पाता। तो हमारे बीच में सांस्कृतिक अपाहिजों की एक बड़ी फौज पैदा हो गई है। अब इन सांस्कृतिक अपाहिजों को लेकर आप समाज में क्या वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे? हम पहले से ही पिछड़े हुए थे, हम पहले से ही अंधविश्वासी थे। के आने के बाद में सांस्कृतिक अपाहिजों की एक विशाल फौज उठ खड़ी हुई है, जो न दिमाग से काम लेती है, न उंगली से काम लेती है, न आंखों से काम लेती है। वह सिर्फ मैसेज लेती है और मैसेज देती है। आप उनसे संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो संवाद करना जानते ही नहीं है। आप बात करके देख लीजिए, आप किसी भी विषय में बात करिए, वो 2 मिनट में सरेंडर कर जाएंगे और उसके बाद में बंद कर देंगे बातचीत। सांस्कृतिक अपाहिज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह संवाद नहीं करता, वह सिर्फ झगड़े करता है, करता है। जब उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा। यानी हमने और ज्यादा पत्थर दिल मध्य वर्ग तैयार किया है, क्योंकि इंटरनेट के सबसे बड़े कंज्यूमर तो यही, इंटरनेट पर आने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? हम मध्य वर्ग के लोग हैं। हम लोग मैसेज आंख बंद के रिसीव कर रहे हैं, आंख बंद के सप्लाई दे रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाली लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। न हमारी जो 5 एक लिंक, इंटरनेट के लिंक से हम सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज ठीक फॉरवर्ड करो, अखबार में खबर आई ठीक फॉरवर्ड करो। ये जो लिंक पर जीने वाला जो मध्य वर्ग है, ये मध्य वर्ग सांस्कृतिक तौर पर अपाहिज और इंटेलेक्चुअली अपाहिज वर्ग है। ये हमारी सांस्कृतिक गुलामी का आदर्श नमूना है। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जहीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को और ज्यादा लिखना होगा और लोगों को लिखने के लिए परसुएट करना होगा। आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा अपनी विवेक से काम लेंगे, आप उतने ही बेहतर इंसान बनेंगे। आप जिस व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं, जिसके बारे में आपको कोई समझ ही नहीं है, आप उसका मैसेज फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? लेकिन हुआ है, ऐसे समूह तैयार कर दिए गए हैं जो कि सिर्फ आंख बंद करके मैसेज सुबह उनके व्हाट्सएप में पड़े होते हैं और वे दिन भर उसे सप्लाई देते रहते हैं। तो विज्ञान चेतना के विकास के लिए जरूरी है कि सांस्कृतिक हुई है, उस सांस्कृतिक नष्ट किया जाए।
चुनौती दी जाए जो सांस्कृतिक तौर पर अपंग बनाता है, उन आदतों को चुनौती दी जाए जो सांस्कृतिक तौर पर अपंग बना रही हैं। अगर हम एक अच्छा बेहतर हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान जिस पर कि कोई भी रास्ता चलता आदमी गर्व करे। अभी तो स्थिति है कि हर रास्ता चलता आदमी हिंदुस्तान पर थूकता है। बाहर तो छोड़ दो, हिंदुस्तान पर हम लोग गर्व करें, ये जरूर में रहने वाले हिंदुस्तान पर गर्व करें। बाहर कोई गर्व नहीं करता आप पर। सबको मालूम है कि आप मूर्खाधिराज हैं। तो पहली और आखिरी चुनौती हमारे सामने यही है कि हम कैसे अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करें। जो वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना के बारे में, उसे मानें और समझें और गंभीरता से जीवन में लागू करें। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।